उनका आएगा लोकल को, उसको तो मैं 8 बजे उसकी जमानत जब्त कर लूँगा। अच्छा, वहाँ आए थोड़ा मजा भी आएगा ना, कल को लगेगा भी इशफाक ने किसी को हराया। 100% ही इज द मेन पर्सन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तबाह करना चाहता है। नहीं, आर यू श्योर फॉर दैट? यस, आई कैन प्रूव दैट। उसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोग बिठा के रखे जो उनके लिए बोलते हैं, फिर आगे लीडरशिप को मिसगाइड को ये तो कल के बच्चे हैं, ये क्या हमें सिखाएंगे पार्टी। मेरे वालिद ने तो 15 साल जेल खानों में शेरी कश्मीर के साथ गुजारे। गुलमर्ग में बर्फ में कौन सी गाड़ी जाएगी, थार अच्छी है या दूसरी गाड़ी अच्छी है? मिसाल दे रहा हूँ। जी जी। मैंने सुना आपने बड़ा महंगा पैंट लगाया, महंगा। अच्छा, तो एक बड़े लीडर को ऐसी छोटी बातें नहीं करनी। रहीम, जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हर सियासतदान इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी करने के हवाले से बेसब्री से इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है और यकीनी तौर पर जमहूरी अमल का बहाल होना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चाहे हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करें या अवाम की बात करें, हर एक यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज अमल को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से के फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर अपनी पार्टी PDP, PC, गुलाम नबी आज़ाद और बाकी जो सियासतदान हैं, वो इस वक्त ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शंस हों ताकि वो आवाम की एक बार फिर खिदमत कर सकें। क्या 70 साल में खिदमत हुई आवाम की? ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी और अमित शाह इसको नकारते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की आवाम को आज तक जो सब्ज़ बाग दिखाए गए, उनके हवाले से आवाम के साथ धोखा ही हुआ। तामीर और तरक्की का जनाजा जो है वो जम्मू कश्मीर से निकाला गया। अब आज हम बात करेंगे इसी हवाले से एक ऐसे सियासतदान की जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम है कि उन्होंने बगावत की है। लेकिन क्या गांदरबल से वो आवाज़ जिसको आम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे आज शेख इशफाक जब्बार साहब की। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख इशफाक जब्बार साहब। शेख इशफाक जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज शो में आने के लिए। शुक्रिया जी। शाहिद इमरान साहब आपका भी। तो सबसे पहले आपके हाल कैसे हैं? गांदरबल कैसा है, क्या चल रहा है? गांदरबल इंशाल्लाह अच्छा है, बहुत पहले से बहुत बेहतर है और हाल चाल भी ठीक है। तो वो तो आप देख ही रहे हैं, खुशहाल लोग खुश है, काम हो रहा है, डेवलपमेंट का सिनेरियो बहुत अच्छा है। पॉलिटिकली भी गांदरबल बहुत अवेयर है, हर कोई चीज़ समझता है। यहाँ के लोगों ने CM भी देखे, मिनिस्टर भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। तो यहाँ पे लोग अगर देखेंगे तो गांदरबल के लोग पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आप मानते हैं कि गांदरबल के लोग सियासी तौर पर काफ़ी बालिग आप मानते हैं उनको? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो हर कोई पॉलिटिक्स जानता है, सियासत जानता है, आगे के दाव पे जानता है, छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो। और यहाँ पे लोग कनेक्टेड है, किसी भी जो भी अवामी नुमाइंदा है, लोग हर अपने अपने तरीके से अपने नुमाइंदों के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ जमहूरी निज़ाम मजबूत है हमारे गांदरबल में, कहीं भी आप देखेंगे। शेख इशफाक जब्बार साहब, सबसे पहला इल्ज़ाम आप पे ये लग रहा है कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बगावत की है, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा दिया है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे MLA बने और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के ख़िलाफ़, ये उनका कहना है, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी के ख़िलाफ़ आपने लोगों को एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में मुलविस किया, फ़ारूक अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़। तो फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये मानते हैं कि शेख इशफाक जब्बार साहब को धोखा नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर सच बोलना बगावत है तो ठीक है, अगर तनकीद बराए तामीर करना कोई बगावत है तो मुझे तो फिर ये बगावत मंजूर है जो भी है। और जो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे पार्टी को कमज़ोर किया गया, जब मैंने 2014 में गांदरबल की कमान संभाली तो ज़मीनी सतह पे तो यहाँ पार्टी थी ही नहीं।
ना तो आपके हल्का लेवल, ना देह, ना तो आपके वार्ड, कहीं पे भी कुछ नहीं था। तो मैंने जी जान से यहाँ मेहनत की जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, और मैंने पूरा पार्टी को रिवाइव किया और आज से नाव इसमें जान फूंक दी। और अगर देखा जाए पार्टी जो कमज़ोर हुई है गांदरबल में, जो यहाँ पे ये हमारे लीडरान जो हमारे नहीं अब रहे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं उन जिम्मेवार है। मैं डायरेक्टली कहूँगा फारूक साहब ने इसमें कोई अपने तरीके से दिलचस्पी नहीं दिखाई, उमर अब्दुल्ला ने नहीं की, जो बाकी के उनके वहाँ पे ऑफिस बेरर्स है वो तो चाहते ही थे गांदरबल तबाही पे ही रहे, तो उनका उसी में अपना वो जो उनका वो उल्लू सीधा हो जाता था। अगर ये बगावत है, मैंने फारूक साहब को आज से 1.5 साल पहले ख़त लिखा उमर अब्दुल्ला को भी कि पार्टी ठीक नहीं है, यहाँ पे जो मेंबरशिप ड्राइव हुई सही नहीं हुई, यहाँ पे जो डेलीगेट्स हुए वो सही नहीं हुए, पार्टी के बाहर के लोग इसमें आए और डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने इग्नोर करके डायरेक्टली जो एक छोटे से छोटा वर्कर वो नवाज सुबह के साथ, वहाँ से ही वो डायरेक्ट उसका राब्ता उनके साथ था और वहाँ से ही वो सारा डायरेक्शन लेता था। और बगावत और पार्टी को मैंने कमज़ोर किया कि उन्होंने, अगर उनको लगता है कि जो मैंने उनसे बात कही है, मैंने पब्लिकली भी कही, तो आज तक उन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई टिप्पणी की या तरदीद किया। अगर उनमें आज भी दम है तो आए मेरे साथ ओपन डिबेट करे, जो भी उनका आना चाहता है कि पार्टी को ये तो कल के बच्चे हैं, ये क्या हमें सिखाएंगे पार्टी। मेरे वालिद ने तो 15 साल जेल खानों में शेरी कश्मीर के साथ गुजारे हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर मेंबर्स में से वो रहे हैं, और जिन्होंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 53 से मामलात हुए, शेख जब्बार साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ साथ रहे, जो भी अच्छे कदम हुए उस वक्त वो भी शेख जब्बार साहब उनके। तो आप मानते हैं बच्चे आप किनको कहते हैं, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को? जो भी है वो, मैं देखिए ये तो हमें एक विरासत में मिला, ना तो पॉलिटिक्स फारूक साहब की कोई कुर्बानी है, ना उमर साहब की, ना इशफाक जब्बार की। नहीं, जो ये जवाब आप ऐसे दे रहे हैं कि आप मानते हैं कि शेख अब्दुल्ला हीरो था लेकिन हाँ। जीरो किया गया उनको। फिर आज तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला वो हमारे बुजुर्गों की देन है, उसी पे हमने आज तक 50 साल किए, 30 साल हुकूमत की, वो तो हमने वही बेच के खाया, माँ जुंद इज़्ज़त बेनियुंद इज़्ज़त, बस और लैंड टू टिलर, तालीम, सेहत, जो उस वक्त के लीडरान ने किया। मुझे बताइए, अगर फारूक साहब इतना दावा करते या उमर साहब, गांदरबल एक उनकी एक 27 साल से उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही होम है, कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मुझे वो दिखाए गांदरबल एक ब्रिज बना है, उसके सिवा उन्होंने दिया क्या है गांदरबल को। अगर वो प्रूफ करके दे दे हमने कोई यहाँ डेवलपमेंट, तो इसके लिए आप तैयार हैं डिबेट करने के लिए? यस, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड के लोग होने चाहिए। जो ये लंदू फंदू वो जो नवाज सुबह में बैठते हैं, मैं उनके साथ कोई वो बात करना नहीं चाहता हूँ। ना तो मुझे पता है उनकी हैसियत पंच की नहीं है, वार्ड मेंबर की नहीं है, मैं उनसे बात नहीं उनसे करूँगा। क्यों नाराज है आप? नाराज नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने पार्टी की एक लेवल होता है। देखिए मैं आपको कहूँ, आप मानते हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? सब कुछ आप देख ही रहे हैं, पार्टी को उन्होंने वहाँ पे चलता क्या है। कल एक ट्वीट इन्होंने डिलीट किया, जो वो मीर कोई लड़की है उनकी वहाँ, इसने कहा कि दिन भर यहाँ जो लड़के जो वहाँ बैठते हैं कि एक तो वो कहते हैं मेरा ग्रीन टिक कब आएगा ट्विटर पे, दूसरा क्या डिस्कस होता है नवाज सुबह? यस, जो उनका, मैं खुद का नहीं कहता हूँ, मैंने वो सेव करके रखा, मैं आपको भी दिखा दूंगा। अच्छा, वो बाद में वो डिलीट हुआ, लेकिन हमने वो प्रिजर्व रखा। गुलमर्ग में बर्फ में कौन सी गाड़ी जाएगी, थार अच्छी है या दूसरी गाड़ी अच्छी है? तो ऐसे बातें वहाँ पे जो एक इतना बड़ा एक नहीं, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया कभी कि नवाज शरीफ में ये बातें होती हैं? बिल्कुल हैं? देखिए मैं तो बहुत कम जाता था, मैं तो नवाज सुबह जब कोई मीटिंग होती थी या कुछ ऐसा, तब ओकेजनली, मैं फ्रीक्वेंटली, मैं अपने इलाके में रहता हूँ एज एमएलए भी
उसके बाद भी, उससे पहले भी मैं फुल टाइम यहाँ रहता हूँ अपने घर में। मैं कभी इससे बाहर रहा नहीं हूँ। तो जब भी हमने देखा तो यही बातें वहाँ चलती रहती है और वही चीज़ें हैं। अब उनके साथ क्या डिस्कस करके मेरे को मिलेगा और लोगों को क्या फ़ायदा होगा, मुझे बताइए। वो तो चलो उन्होंने रखा है, वो जाने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार लोग फैसला करते हैं। और वो आपने देखा जब हमारी रैली हुई, मेरे वालिद साहब का दिन था, तो पूरा गांदरबल से एक सैलाब उमड़ पड़ा गांदरबल में, कमरिया स्टेडियम में। और हमने उस चीज़ का जवाब दिया जो उन्होंने एक कमरे में बात कही, तो हमने उसको ओपन, एक बड़े खुले एक स्टेडियम में उसके बात का जवाब दिया। इशफाक जब्बार साहब, आप मानते हैं कि आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ और था पर्दे के पीछे? देखिए, अगर आप गांदरबल की हिस्ट्री देखेंगे, इन्होंने गांदरबल के किसी भी लीडर को आज तक उभरने नहीं दिया है। अपना डिवाइड एंड रूल यहाँ रखा है। मेरे वालिद शहीद शेख जब्बार साहब, उनको भी उस वक्त इन्होंने फला कमेटी एक हुआ करती थी, मरहूम शेख रशीद साहब, इनके अपने रिश्तेदार थे सोवरा के, उनको यहाँ रखा। उनको पैट्रनेज उस वक्त बेगम अब्दुल्ला साहिबा कर रही थी, उनको मदद। मेरे वालिद को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब सिर पे हाथ रखा था। तो उसके बाद के जो आए लीडरान, चाहे गुलाम अहमद सालूरा थे, शेख गुलाम रसूल साहब थे, या जितने भी थे, कहा ये चोर है तो निकालो इसको। ये हमने कहा होगा। फिर दूसरा लीडर आया, फिर शेख गुलाम रसूल साहब आया, ये गलत है, इसको भी हमने कहा शायद होगा, इन्होंने कहा। मतलब यहाँ मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब ने, जो एमएलए हमारे करते थे तुलमुला के, 77 में उन्होंने अपनी सीट खाली करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के लिए खाली की थी। उनको भी इन्होंने वफा नहीं की। अच्छा। मेरे वालिद जब 18 महीने वो मिनिस्टर रहे जीएम शाह सरकार में, उनको भी मैंडेट 77 में नहीं दिया गया, और उसके बाद उसको इतना सीनियर होने के बावजूद भी उनको वो हक नहीं दिया गया जिसके वो दावेदार थे। अगर वो खुद ही वो 18 महीने नहीं चलते तो गांदरबल को आज इतने डेवलपमेंट, यहाँ जो रोज़गार मिला है शेख जब्बार के साहब के टाइम, ये तो आप कहीं से भी गांदरबल। तो आपका मानना है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं शेख इशफाक जब्बार को भी ये साजिशें कर रहे थे? Am I right or wrong? 100% राइट, 100%। तो कैसे लगा आपको? देखिए, मैं पहले बताऊं, जब इन्होंने, उमर ने मेरे को लाया पार्टी में 2014 में, आप उससे पहले कांग्रेस में थे शायद। हाँ, कहा आप अपने घर में लौट आओ, आप आ जाओ। मैं अच्छा। मानता नहीं था, क्योंकि मेरा कांग्रेस में भी बहुत अच्छा मुकाम था। शायद आज मैं पीसीसी प्रेसिडेंट, उस वक्त वो मुझे बनाना चाहते थे। गुलाम अहमद मीर साहब और मैं ही उस वक्त दावेदार थे। तो जिनकी एक पब्लिक फुटिंग थी कश्मीर में, हम ही 2 लोग थे जो उनको, मैंने 10,000 वोट यहाँ से उस वक्त लिए थे 2008 में। तो वो छोड़ के मुझे जज्बात आए, मैंने कहा नहीं, ये मेरे वालिद का बनाया हुआ ये जमात है, इसने अपना पूरा ज़िंदगी जमात को दी। अदरवाइज दिल से आप नहीं जाना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वही जज्बात मुझे लेके आए। मैंने कहा नहीं, हम उनकी लेगेसी को, लोगों को खिदमत करेंगे। और जब उन्होंने मुझे प्यार से नहीं मैंडेट दिया 2014 में, इन्होंने मुझे हारने के लिए मैदान में भेजा। अच्छा। क्योंकि जो भी एजेंसीज़ की इनके पास रिपोर्ट्स थी, खुद इनके पास अपने जो इंक्वायरियाँ की थी, ये हार रहे थे, ये बहुत बड़े मार्जिन से गांदरबल हार रहे थे। अरे ये तब की बात है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्लीटली एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने हारी हुई सीट जीती, और वो भी मरहूम काजी मोहम्मद अफजल साहब जैसे स्टालवार्ड को हराना। मिनिस्टर थे, कोई छोटी मिनिस्टर होने के साथ साथ वो ग्रास रूट के बंदे थे, उनकी पकड़ थी यहाँ। और वो एक, मैं कहता हूँ, एक मिरेकल था, मौजज़ा था। ये तब की बात है जब उमर अब्दुल्ला ने खुद अपनी सीट हार ली सोनवार की। जनाब, जब उन्होंने बीरवा में भी ऐलान हुआ था कि उमर अब्दुल्ला हार गए। जी। उसके बाद वो पता ही है आपको क्या हुआ होगा। नहीं, क्या हुआ? और मेरे को क्या पता क्या हुआ। नहीं, क्या आप ही बता। चलो जीत गए, मैं ये इतना ही कहूँगा। नहीं, आपको शक है उस पर? मैं नहीं कहता मुझे शक है, लेकिन सोनवार में तो जहाँ इनका घर है जी, वहाँ तो
कहीं ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं था इनका, बाकी कहीं नहीं। और वो सीट बड़ी बुरी तरह से हम हारे, कोई 4-5 हज़ार का मार्जिन रहा हार का। तो उसके बाद नहीं, बीरवा पे भी आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है? अल्लाह जाने, मैं क्या कह सकता नहीं, हूँ। सुना था आपने कुछ? मैंने तो 87 का ही सुना है, बाकी कुछ नहीं सुना है। 87 का क्या? 87 का मैंने यही सुना, यूसुफ साहब को सलाउद्दीन बनते हुए हमें देखा है, इशफाक मजीद बनते हुए पीछे चले गए, यासीन मलिक बनते, बस वही पता है। और हमने यहाँ मफ का हमारा कैंडिडेट था वार साहब, उस वक्त मेरे वालिद ने उनके फेवर में यहाँ पे अपना हिमायत दी थी तब, लार्जर इंटरेस्ट। आप मानते हैं कि 87 की गलती ने कश्मीर को जहन्नम बना दिया? बिल्कुल 100%, क्योंकि उस वक्त मेरे वालिद ने यहाँ की नब्ज़ पकड़ ली थी और उन्होंने अपना जो वो था कंटेस्ट नहीं किया था, उन्होंने अपना सपोर्ट उस वक्त मफ को दिया था। अच्छा, बाय कन्विक्शन। और क्यों, जो उनके कैंडिडेट थे जो यहाँ उनके थे वो जीत रहे थे, उनको भी हराया गया। तो उसी वक्त तो वही तो टर्निंग पॉइंट था जब आप जहाँ मिलिटेंसी का जो जन्म हुआ, जो राजीव फारूक एकॉर्ड हुआ, वही तो तबाही की असली कहानी थी। और मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो हमेशा हमें स्लो पॉइजनिंग ही की। बीजेपी का तो क्लियर फंडा है, वो चाहते थे कि 370 ख़त्म हो जाए, वो उन्होंने कर दिया, वो ओपनली कहते थे वो। और कांग्रेस ने, आप मुझे ये बताइए कि आप इस पे आप इतने बड़े सहाफ़ी लोग हो, आपको ये देखना है अपने आने वाले जनरेशन को, और आज जो प्रेजेंट हमारे लोग नौजवान हैं उनको पता होना चाहिए 370 में था क्या। जब 2019 में इसको ख़त्म किया गया तब तक इसकी 24 अमेंडमेंटें हुई थी, और वो किन लोगों ने की, किन के टाइम में हुई, तब कौन इक़्तिदार में थे, इसके पे एक ओपन डिबेट होना चाहिए। आप चाहते हैं इस पे डिबेट? Who was the helm of affairs at that time? कौन थे? जो सरकार में थे 2019 तक, जिन्होंने 300 सदर रियासत से गवर्नर पे पहुंचाया, प्राइम मिनिस्टर से सीएम पे पहुंचाया, और जितने भी हमारे मामला थे उस वक्त के, वो किन्होंने ख़त्म किया इसको। ये तो खोखला हुआ था। और जब हम दावे करते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, जी सारे गए हैं, PIL हमने दर्ज की है, लोगों ने 3। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ रीजनल पार्टी से, ख़ुसूसन अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से, कि ये 1950 वाला 370 वापस चाहते हैं कि 2019 वाला 5 अगस्त 2019 को जो ख़त्म? नहीं, वो तो 2019 वाला चाहते हैं, 5 अगस्त वाला। उसमें था क्या? ये क्यों नहीं 1950 वाला मांग रहे आज, जिसमें हमारा सदर रियासत भी था, जिसमें हमारा वजीर आजम भी था? आपको लग रहा है इनमें दम नहीं है फारूकुल्लाह साहब में? वो तो दिल्ली के सामने ओपनली बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहाड़ हूँ, ये फारूकुल्लाह साहब कहते हैं। जब हम जेल से निकले बाहर 10 महीने के बाद 5 अगस्त 2019 को हमारी मीटिंग हुई, हमने कहा इनको कि अगर हम चाहते हैं, ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? यस जी। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही था ना कोर एजेंडा जो था हमारा 370 पे ही, हमने तो 50 साल राज किया। बिल्कुल। हमें राथिर साहब या बाकी साहब आते थे नवाज में इतनी बड़ी किताब लेके हमें भाषा पढ़ाते थे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको हटा सकती है। अच्छा, हमें पता था कि यही है, हमें मत पता थी कि ये कुछ नहीं है, इसमें आर्जी तो। इशफाक जब्बार साहब, आपको लग रहा है आपको गलत सिलेबस पढ़ाया गया? मैं वो नहीं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, या आधा ही सिलेबस पढ़ाया गया? सुनिए मेरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने उस वक्त लीडरों को कहा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई सीरियस है 370 को लेकर, आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। आप तैयार थे उस वक्त? हाँ, अब हमने तो 10 महीने फिर कैसे हमने गुजारे अपने नज़रबंदी में, वहाँ जब हम बंद रखे गए थे, मैं भी तो था। जी जी। तो जैसे किसानों ने आंदोलन किया, 900 किसान मारे गए, 14 महीने उन्होंने पूरे नेशनल हाईवेज को बंद रखा, आखिरकार दिल्ली की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। तो हमारे खुसूसन उमर साहब ने कहा हम ऐसा नहीं हरगिज़ करेंगे,
ये गवाह हैं आप उस चीज़ के? यस। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं पार्ट था उस मीटिंग का, क्या बात कर रहे हैं आप? कहा हम नहीं करेंगे, हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उमर अब्दुल्ला ने? हमें उन्होंने कहा क्योंकि शायद वो चाहते नहीं थे कि क्या तो कुछ कमज़ोरियाँ थी, नहीं तो वो कहते थे खून खराबा होगा, ये होगा वो होगा, तो हम कोर्ट पे हमें भरोसा है। आपको क्या लग रहा है, कमजोरियां थी कि वो अल्लाह जाने। वो सड़क पे मैं नहीं कहता हूँ वो डिसीजन, मेरा ये कहने से है कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। अच्छा, अगर हम इतने सीरियस थे और अगर हमारी ये शहरक थी 370, तो हमें इस पे सीरियसली जाना, चाहे हम जेल भी जाते फिर क्या होता। तो एक पॉलिटिकल आदमी का जेल दूसरा आना, अंदर बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलता है। और क्यों नहीं उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी सीरियस, आप देख रहे हैं, आप 3 साल होने को आए, 5 जो हमारा ख़त्म हुआ, आज तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप क्या, अभी 100 साल भी 50 साल, अभी देख रहे हैं कोर्टों में कितना टाइम लगता है। ऑनरेबल कोर्ट कहाँ से, अभी सुनवाई नहीं हुई, तो आगे कब होगा, डिस्कशन क्या होगा क्या नहीं। तो वो भी एक था कि हमने उस वक्त भी कहा था कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। और भी जो मतलब मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी हमारे यू टर्न्स हुए। अगर हम दूसरों पे उंगली उठाते तो हमें अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए। 98 में ऑटोनॉमी किसने सरेंडर की? आपको क्या लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की? आप पढ़िए ना लाल कृष्ण आडवाणी की लाइफ हिस्ट्री। जी, आडवाणी साहब ने उसमें लिखा है कि फारूक साहब आए मेरे पास, वो लेके जब रेजोल्यूशन हुआ पास 2/3 एक्सेस जम्मू कश्मीर की असेंबली में, और सरकार ही नहीं की थी, तो वही उन्होंने पास किया था ना। तो कहा कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए। तो हमने कहा आप जॉर्ज फर्नांडिस से मिल लीजिए, वो उस वक्त एनडीए के कन्वीनर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे। चूँकि उमर साहब वाजपेयी सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स, एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स के थे, मंत्री उनके पास कलमदान था। तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा बीजेपी का स्टैंड है, हम 370 को ही नहीं मानते हैं। तो ये तो दूर की बात है जो आप कह रहे हैं ऑटोनॉमी। हाँ, आप हमारे पार्टनर है, उसके लिए हम तैयार है डिस्कशन के लिए, इसको पार्लियामेंट में लाने के लिए। लेकिन उसके लिए उमर साहब को रिज़ाइन करना है। अच्छा, फिर किया रिज़ाइन? नहीं किया ना। तो आप मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने तो सरेंडर हुई ना ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन उस वक्त, बिकॉज कि उमर अब्दुल्ला अपना पोर्टफोलियो देने के लिए तैयार नहीं थे। पार्टी का ही वो, मैं कहता हूँ पार्टी, मैं उमर अब्दुल्ला की एक की मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। और जब 98-96 में इलेक्शंस हुए, तब के वजीर आजम साहब ने कहा था कि स्काई इज द लिमिट, आज़ादी से हम कुछ भी मांगो हम देने को तैयार हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वर्किंग कमेटी में उस वक्त फैसला लिया था हम इलेक्शन लड़ेंगे असेंबली का, लेकिन अगर 6 महीने में ऑटोनॉमी नहीं मिली, अंदरूनी खुद मुख्तारी, तो हम सरकार छोड़ देंगे। फिर क्यों नहीं छोड़ा? तब फारूक साहब शायद चीफ मिनिस्टर थे, जो भी थे। तो ये बातें हैं जो हमारे आने वाले बच्चे नौजवानों को पता होनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री क्या है, किन लोगों ने यहाँ धोखे किए हैं, किन लोगों की वजह से ये आज के चल रहा है। तो इशफाक जब्बार साहब, क्या हम ये माने कि इलेक्शन जीतने के बाद ही आप जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया है लोगों के साथ? देखिए, हम हमेशा बात करते थे साफ, मीटिंगों में भी, कहीं भी। उमर साहब को भी पता है, जब भी हमने कहा पार्टी के फ़ायदे के लिए कहा, जमा और अपने जमात के लिए कहा, लेकिन उन लोगों को चाहिए पपेट्स, यस मैन, जो हाँ मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने, अल्लाह गवाह है, मैंने जितना भी टाइम मैंने ईमानदारी से काम किया, जो भी मैंने किया ईमानदारी से जमात के लिए। देखिए, ये मसला आज का नहीं है, 1.5 साल हो गया इस मसले को हमारा जो चल रहा था। लेकिन आपने भी कई अंदाजे लगा, कई मीडिया में आया जब मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिज़ाइन किया यहाँ से, तभी लोगों ने कहा कि आज ये अब पीसी में जाएगा,
आप पीछे अपनी में जाएगा, कोई कहता है इधर होगा उधर, लेकिन मैं साइलेंट रहा। मैंने कोई न तो कोई पॉलिटिकल बयान दिया 1.5 साल में, न कोई, मैं लोगों के साथ कनेक्टेड रहा, काम करता रहा। धोखा इन्होंने मुझे दिया है। हम धोखा खाने वालों में से, मैंने पिछली बार भी ये कहा, अच्छा, देने वालों में से नहीं ना। इन्होंने मुझे एक्सपेल किया, वरना मुझे उस दिन सुबह ही पता चल गया था कि इनके इरादे क्या है। अच्छा, अगर मैं चाहता रिज़ाइन भी दे देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कल को जब तवारीख लिखी जाएगी और गांदरबल के लोगों को भी पता चलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को पता चलना चाहिए ये पार्टी अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है। आज मेरी बारी है, कल और किसी नहीं। की होगी। दूरियां आखिरकार कहाँ से शुरू हुई आपकी? आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार दूरी जो है कहाँ से शुरू हुई? देखिए, वही जब उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना, जब ये पार्टी इलेक्शन शुरू हुए, पता नहीं 2000 मतलब उसके बाद ही, जब ना ये 19 के बाद 20 या 21 में, उसके तभी हुआ। पहले तो हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। और इन्होंने प्रॉक्सी, हालांकि मेरी मिसिज यहाँ डीडीसी चेयरपर्सन भी है जी। जब डीडीसी इलेक्शन से, तब भी इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारे उसको हराने के लिए। अच्छा, लेकिन अल्लाह का करना था, सबसे ज़्यादा वोट उसे हम ही जीते, और मैं प्रूफ वो कर सकूँ, मैं ऐसे नहीं विद अथॉरिटी कह रहा हूँ। और जब उनका चेयरपर्सन का था, तब भी इन्होंने कोशिश की। तो क्यों कर रहे थे ऐसा? ये नहीं चाहते थे कि इशफाक यहाँ पे ताकतवर बने। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फारूक अब्दुल्ला खुद अगेन, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अब नहीं रही श्रीनगर में या बीरवा में या सोनवार में, वो देखिए, मैंने उमर साहब के घर में खुद गया। वो लीडर है, वो कहीं से भी लड़ सकते। अच्छा, अगर वो मुझे एक बार कहते कि मैं खुद तो लड़ूंगा, आप तैयार थे? क्यों नहीं? अगर एक लीडर होता है, वो कहीं से भी लड़ सकता है। मैं खुद उसके घर गया, मैंने उसको कहा अगर आप गांदरबल से लड़ना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। तो मैं इस उमर साहब को बताया कि फारूक साहब को? उमर साहब जी। नासिर भी वहीं बैठा था जी। नासिर ने कहा ये तो यूटी में लड़ेगा ही नहीं, आप कहाँ गांदरबल पहुंच गए। अच्छा, मैंने कहा कल को अगर कोई बात हुई मैं नहीं मानूंगा उस वक्त। अच्छा, बताया आपने? हाँ, यस, पूछ लीजिएगा, अब यहाँ से जाने के बाद पूछ लीजिएगा उससे। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने उसी वक्त कहा कि ये उमर साहब नहीं लड़ेंगे यूटी में, कहा वो सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा फिर आप गांदरबल को क्यों, तंजीम को जो मैंने खून से बनाई कमजोर है, कर रहे हैं? कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? अगर आपको किसी दूसरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या जो भी रखना है, मेरे लिए कोई बड़ी बातें नहीं है। डिस्ट्रिक्ट आपने मुझे रखा था तो मैं चला रहा था, आप मुझे बताइए किसको रखना है, मैं खुद बिठाऊंगा कुर्सी पे। अच्छा, उस बंदे को, तो हमें कोई लड़ा ये नहीं है कि तंजीम बिखरेगी नहीं। कहा नहीं ये है, उधर है, उधर है, बहुत सारी बातें कही। अब कुछ बातें पर्सनल भी उमर साहब ने इस वक्त कही, वो टाइम आने पे मैं कहूँगा। पर्सनल आपके खिलाफ कही? पर्सनल इन द सेंस कहनी नहीं चाहिए थे उनको ऐसी। अगर आपने कोई नया पैंट पहना है तो आपने क्यों ये पहना, मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी जी। मैंने सुना आपने बड़ा महंगा पैंट लगाया, महंगा। अच्छा, तो एक बड़े लीडर को ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचते हैं उमर अब्दुल्ला बहुत ही स्टूप्ड वेरी लो? वेरी लो, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब मैंने उनके मुंह से वो बात सुनी, मुझे उसी दिन बहुत, मैं अपनी जगह मुझे गिल्टी फील हुई। आपने अपने आप पे भी शक करना शुरू खुदा की कसम, मैं सोचने लगा यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। मैंने उनसे मुंह पे मैंने कहा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। अच्छा, बताया? यस, आप मुझे ऐसा कहेंगे और आप कहा नहीं वहाँ के उनकी ऐसी की तैसी जो भी आपको कहता है। अच्छा, आपने रिएक्ट किया? यस, मैंने कहा मेरे पास भी दिन में 10 लोग आते हैं, आपके खिलाफ बता दें, इसकी शिकायत उसकी शिकायत, वो किया जी, लूट किया, उधर किया, मुझे खुद देखना है। फिर आप तो इतने बड़े लीडर हो, आप तो पूरा फॉरेन में पढ़ के आए हो, अंग्रेजी माहौल में पढ़े बड़े हो, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, उनको नहीं कहा। अब इसको भी मत तोड़िए। अच्छा, नहीं, आप मतलब समझा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला शुड नॉट हैव स्टूप्ड सो लो। यस, मुझे बड़ा उस दिन वो बहुत, वो तो सबको पता है। तो नासिर साहब उनके करीबी हैं, उन्होंने नहीं समझाया? देखिए, फिर नासिर वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। अच्छा, क्योंकि जब नासिर तो दूरियां आप कहते हैं कि नासिर सगामी की वजह से हुई? ही इज द मेन पर्सन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तबाह करना चाहता है। नहीं, आर यू श्योर फॉर दैट? यस, आई कैन प्रूव दैट। उसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोग बिठा के रखे जो उनके लिए बोलते हैं, फिर आगे लीडरशिप को मिसगाइड करते हैं।
मतलब अपने वही लोग एक देखिए मिसकैलकुलेशन उनकी ये भी हुई कि इशफाक के साथ कोई नहीं है। ये तो बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि नासिर सगवामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तबाही के दहाने पे पहुंचा है। देखिए गांदरबल में भी उसने 10-15 लोग ऐसे प्लांट किए हैं जिनकी जो नासिर की बोली बोलते हैं। जी इशफाक ने वो किया जी, लूट किया, मिसाल दे रहा हूँ। वो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा है, वो एक वो साजिशें बना रहा है आपके खिलाफ, वो कर रहा है उमर अब्दुल्ला वो ऐसा है, आप वो अब्दुल्ला को नहीं चाहता है, उनको नहीं चाह, वो कहता है विदाउट अब्दुल्ला एनसी हो। अच्छा। ये हो मतलब ऐसी बातें वो जब लीडर को कहता है, उनको तो बाहर का पता नहीं है, तो नेचुरल है, या उनको तो इतना अल्लाह ने शऊर नहीं दिया वो आके एक बारी बुलाए। मैंने उनको 2 सालों में यही कहा था कि एक बार मुझे बुलाओ। अच्छा। मैंने कहाँ पे गलती की? आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, मैं कहा एक बार यार आमने सामने मैं भी सोचूं, मैं खुद हैरान हूँ मुझे किस बात पे एक्सपेल किया गया, मुझे किस बात की सजा? खुदा की कसम मुझे खुद समझ नहीं अभी तक आ रही है कि छोटी मोटी तो बात। नासिर सगवामी को आप बहुत करीब मानते हैं अब्दुल्ला के कि वो सही हिसाब से करीब हैं कि नुकसान पहुंचाने में पार्टी को? देखिए अभी तक तो नुकसान ही पहुंचा है ना। अब गांदरबल में कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की डेट में? नहीं, अगर उमर अब्दुल्ला आपके खिलाफ लड़ने आते हैं ओब्वियसली, या फारूक अब्दुल्ला भी हमने सुना खुद आ रहे हैं आपके खिलाफ। कोई भी आए कहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ। अरे बड़ा हो, वही बड़ा लीडर वही है जिसके साथ लोग हो। नहीं, मैं वो आप एक बार फिर से सुन लीजिए सवाल। मैं फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, बड़ा वेट है सर। हाँ वजन उनका बहुत ज्यादा है मेरे नहीं वजन मैं वजन की बात नहीं। इशफाक साहब लिसन टू माय क्वेश्चन अगेन। फारूक अब्दुल्ला आपके सामने कल को गांदरबल से लड़ते हैं, या उमर अब्दुल्ला? मैं सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूं जो मैंने काजी अफजल मरहूम साहब को हराया ना, उससे बड़ा मुकाबला यहाँ नहीं हो सकता। नहीं, फारूक अब्दुल्ला आ गया तो क्या करेंगे? नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला, कोई भी अब्दुल्ला आए, मैं आपको इतना गारंटी दावे के साथ कहते हैं। अरे आप एक बारी फिर वो कीजिए। मैं तो देखिए यहाँ You want me to do a survey? कर जी मैं कहता हूँ आप Are you open for that? 100%। देखिए लोग मुझे कंगन से आ रहे हैं कि जनाब आप बोलिए करना क्या। यहाँ तो गांदरबल से ज्यादा अब कंगन के लोग जुड़ रहे हैं। तो करना क्या है? इशफाक जब्बार इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को। मैं चैलेंज मैं कौन होता हूँ? नहीं, करना क्या? आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हमें। आपके इरादे कुछ डिफरेंट है। उमर अब्दुल्ला आए, फारूक अब्दुल्ला आए, गांदरबल से कोई भी मैं तो चाहता हूँ ना उनमें से कोई, फिर मजा भी आएगा ना। आप चाहते हैं? जीत का क्या मजा? आप चाहते हैं? वरना क्या मजा, आप मुझे बताइए। नहीं, आप चाहते हैं कि कोई जो उनका आएगा लोकल को, उसको तो मैं 8 बजे उसकी जमानत जब्त कर लूंगा। अच्छा, वहाँ आए थोड़ा मजा भी आएगा ना, कल को लगेगा भी इशफाक ने किसी को हराया। 100%। तो इरादा क्या है? इरादा क्या है? इरादा ये है कि इरादा देखिए यही है, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत किया। जिस तरीके से इन्होंने मेरी 1.5 साल मुझे ह्यूमिलेट किया, जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, और मैं हमेशा पॉजिटिव पे रहा। मैं यहाँ से इनको कहता रहा यार बात करेंगे, टेबल पे बैठ। मुझे भी मैंने कई अपने जो मेरे कोलीग्स थे कहा यार मसला क्या है, कहीं तो बताओ। कोई कहता तुम शरारत करते हो, कोई कहता। तो मैंने कहा शरारत करने पे आप इतनी बड़ा सजा देते हो, या वो तो आपकी जो आपकी फितरत है, ये जो आपकी मतलब तरीके का वो शरारतें आपने की थी। हमें तो नहीं लग रहा इस इंटरव्यू में आपने शरारत की। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, उनको लगता है शायद ये हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर रहा है। तो छोड़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमने गांदरबल की आवाम ने तो दिखा दिया मेरे वालिद की बरसी पे कि गांदरबल क्या चाहती है। तो अगर भी वो रैली कहीं इनको आपने प्रूव करने के लिए नहीं तो की कि आप देखिए इशफाक जब्बार के साथ कितने लोग हैं, जो आपने बड़ा जलसा किया। देखिए जो इन्होंने किया, पहले तो मुझे इस बात का दुख है फारूक साहब का कि उनको पता थी कि इसके वालिद साहब की एनिवर्सरी है, और उससे पहले 4 दिन वो आते हैं यहाँ गांदरबल में, किसी जगह गुश्ताबे खाते हैं और वहाँ पे करते हैं जी हमने एंटी पार्टी उसको एक्सपेल किया। तो ये उस मेरे वालिद के दिन को कहीं ना कहीं मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, और उसको नुकसान पहुंचाना, उसको डिरेल करने के लिए वो मैं समझता हूँ वो उस दिन वो एक
प्री प्लान था। तो आपको लग रहा है कि अपने बुजुर्गों या असलाफों को फारूक साहब भूल रहे हैं या हाँ, उमर साहब? भूल गए, पूरी तरह भूल गए। कहाँ शेख साहब को भी, शेख अब्दुल्ला? अब मुझे तो अब उसको भूल जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे। अच्छा, उसी उसको पे as तो per- अभी वो पार्टी तो उसी बेस पे अभी टिकी है। शेख साहब का मैं तो अभी भी शेख साहब की जो है, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं कभी उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा उनका जो मिशन है मैं उसको आगे, क्योंकि उसके साथ मेरे वालिद की भी है जो कुर्बानी जुड़ी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए जो एक अपने खून से सींचा है, बिल्कुल। एक गुलदस्ता बनाया उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, और जिस तरीके से हमारा यहाँ पे वो तो हमारे, उन्हें बहुत कुछ छोड़ के गए थे लेकिन हम उसको संभाल नहीं सके। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो भी है, इन्होंने उसके धज्जियाँ उड़ा दी, और वो आज की डेट में जो भी इरोजन या ख़त्म जो देख रहे, जो हमारे सामने आज पिक्चर है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इशफाक साहब, एक और सवाल है, आगे क्या इरादा है? सब लोग ये जानना चाहते हैं। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि इशफाक जब्बार अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। कई लोग ये भी मान रहे थे कि शायद आप मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ मिले हुए एक बड़ा ग्रुप लाइक माइंडेड लोगों का। तो ईमानन आप बताइए, आप क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए, अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अभी मैं जहाँ मुझे लोग ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं, ठिकाना तो होना चाहिए ना कोई ना कोई। वो लोग देखिए, अभी तक जो परसों मैंने रैली की, मैंने लोगों को एक ही आवाज़ दी तो वो आ गए। तो लोग फैसला करते, हमें कौन सी जल्दी है, हमें कौन सी। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी हमदर्दी है इंजीनियर रशीद जैसे लोगों के साथ, उनकी रिहाई के हवाले से भी आप। मैंने रशीद साहब के, हाँ, मुझे हमदर्दी है क्योंकि वो तो है? मेरे साथ कुलीग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो बाहर आए, और आप चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद को रिलीज किया जाए? हाँ, मैंने इनफैक्ट उनके घर भी अपने लोग भेजे पहले, आज नहीं, बहुत पहले, कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं तो नहीं है, क्योंकि हमारा हक बनता है। हमारे कुलीग रहे, कल को हम, अब देखिए, जब मैं बंद था तो मुझे कई अपने कुलीग्स जो मेरी पार्टी के साथ नहीं थे, इवन मेरे कुछ कुलीग जम्मू में थे, जब ईद थी तो मेरे बच्चे जम्मू में थे, तो उन्होंने उनको अपने घर लिया, अपने शाम को गाड़ी दी, उनको घुमाया फिराया, और उनको ईदी दी मेरे बंदे। तो वो एक जज्बा था, वो एक हमारी दोस्ती थी, और हमारा हक बनता है। तो ऐसे ही इंजीनियर साहब इस वक्त है मुश्किल में है, हम कोशिश करनी चाहिए उनको रिहाई के लिए। तो आप कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में? मैं करूंगा, यकीनन करूंगा। मैं मिलूंगा एलजी साहब से भी, और अगर मुझे और भी आगे जाना पड़े मैं जाऊंगा उनके लिए। और मैं ऐसे लोग तो आने चाहिए, वो एक बहुत अच्छा सरमाया है हमारा जम्मू कश्मीर का। हम क्यों, ठीक है, ये तो एक जंग होती है आइडियोलॉजी की, नजरियात की जंग है, थोड़ी कोई वो एंटी नेशनल है या कोई ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने तो हिंदुस्तान का झंडा उठाया है अपने देश का, ठीक है, अब उनका भी टाइम, वो आने चाहिए बाहर। तो कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि लाइक माइंडेड लोगों को आप साथ लेके चलेंगे या आप उनके साथ चलेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा है? हाँ, मैं अभी उनको कह रहा हूँ वेट करो। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से भी? नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी भी ये पार्टियां हैं, इवन डीडीसीज, चेयरपर्सन्स, बड़े अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छी इमेज भी है फील्ड में। तो क्योंकि अभी मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, मैं इनको क्यों दर बदर तो बेग साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं, बेग साहब तो बहुत बड़े लीडर है, मैं उनसे तो मिला नहीं हूँ। तो अगर मैं वो मिलना चाहते हैं मेरे से, मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा, क्यों नहीं मिलूँगा। तो ऐसा कहा जा रहा है, एक और इल्ज़ाम है कि LG11 बनने जा रहा है, कुछ ऐसा मैंने नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि LG11 बनने जा रहा है, और इशफाक जब्बार साहब भी शायद उसके साथ जुड़ रहे हैं। क्या वो LG11 नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है या ऐसा कुछ है? ये प्रोपेगेंडा है इनका, क्योंकि देखिए एलजी साहब ने बहुत अच्छे काम किए जम्मू कश्मीर में, जो एक तामीर तरक्की का नया दौर चला है। एलजी साहब एक पॉजिटिव बंदे हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट, वो 18 घंटे काम करते हैं। चाहे उनका पिछले दिनों आँखों का भी वो सर्जरी हुआ था, उसके बावजूद भी वो बैठे नहीं। और जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आप 50 साल में नहीं कर सके, वो एलजी साहब ने 2 साल में कर दिया।
हमारा वाइल का ब्रिज था, 60 साल हमने हुकूमत चलाई, अच्छा, लेकिन वो 2 यूटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। सोनमर्ग जैसी डेस्टिनेशन है, लद्दाख, अमरनाथ यात्रा, आप बना नहीं सके, एलजी साहब ने बनाया। अब आपको क्यों मिर्ची लग रही है? न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 93 मेगावाट्स का, जो आप 96 से पहले भी सुनते आए हैं, बनेगा बनेगा बनेगा, अभी तक प्रैक्टिकली आपने कुछ नहीं किया। तो मेरा सवाल था LG 11 के हवाले से। मैं वही कह रहा हूँ, अब हम मिलते हैं एलजी साहब भी, हमारे काम होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो इससे पहले भी एलजी साहब से मैं उनसे भी मिलता था। मैं आज भी उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, मुर्मू साहब, वो तो इतने बढ़िया इंसान थे और इतने बेबाकी से बात करते थे, तो उन्होंने भी काम किया। इन्होंने अपनी, देखिए ये खाली फाउंडेशन स्टोन रख के चले जाते थे। मैं मिसाल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ गुजहामा शिलवत एक ब्रिज है शादीपुरा के पास, 96 के 98 ऐसे कुछ में उन्होंने, नहीं 2010 या ऐसे अराउंड में कुछ रखा उसका फाउंडेशन स्टोन, और 25 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने स्टेट सेक्टर में रखा। साल की उसमें 10 लाख या 20 लाख फंडिंग आती है, तो कब बनेगा? 2060 में बने, कयामत तक भी नहीं बनेगा। जी जी। तो अब उसको लैंग्विशिंग में हमने लिया, अब उसका जो रिवाइज्ड कॉस्ट हो आ गया वो 42 करोड़ का आ गया, क्योंकि कॉस्ट एस्केलेट हो गया। अब उसकी कमिटी फ्रेम क्यों बढ़ गया, क्या वजूहत हुई, अब वो वन टाइम उसकी फंडिंग हो रही है। आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था गांधरबल, इसमें खाली टीन का बोर्ड लगाया था, कागजी ये था ही नहीं। ये पेरीफेरी से डॉक्टर्स उन इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करके वहाँ से उठ स्टाफ उठा के उधर डालते थे। तो फारूक अब्ला भी रहे यहाँ से, उमर अब्ला, उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी, होम कंस्टिट्यूंसीज उनकी रही है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप तो आए होंगे ना पांदे से आगे, आपने तो रोड देखा होगा कितना नैरो है जी, ब्यामा तक। जी जी। फिर तो रोड बननी होनी चाहिए, वो तो हमारा चेहरा है गांधरबल का। इतनी जैमिंग रहती है, कोई पेशेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, 1-1.5 घंटा वहाँ पे आदमी फंस जाता है। मैंने उसकी वन टाइम वो करवाई थी CRF में एज MLA, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उस वक्त PDP और BJP ने लैंड कंपनसेशन के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए पैसा नहीं दिया, तो वो पैसे जहाँ स्टेट लैंड हमारी अवेलेबल थी वहाँ पे तो होगी वाइडनिंग, लेकिन उसके आगे नहीं हो तो अब क्या है, आगे क्या है इशफाक जब्बार साहब का कदम? देखिए जहाँ मुझे लोग ले जाएंगे, फिलहाल तो मेरा वालिद साहब का नाम ही काफ़ी है। अभी हमने वर्कआउट हम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे कर रहे हैं अभी कंगन, गांधरबल और हजरतबल, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। यस, इस पे हम अभी काम, हम चाहते हैं कि हम पूरा सेंट्रल कश्मीर में अपना दायरा बढ़ाए। मतलब आप चाहते हैं कि श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल आप पूरा कवर करें? हाँ, अपनी तरफ से। एवं पुलवामा भी। अच्छा, पुलवामा भी। जो हमारा सेंट्रल कश्मीर का अब पार्लियामेंट। अच्छा, सेंट्रल कश्मीर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी आपकी तरफ से या आपका हमारा, हाँ, हम अपना नुमाइंदा चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं अपना नुमाइंदा? हम चाहते हैं हमारा नुमाइंदा भी पार्लियामेंट में जाए, गांधरबल से कोई उठ के जाए पार्लियामेंट में। जरूरी थोड़े है कि बड़े टोपी वाले ही जाएंगे, कोई नौजवान भी जाए, कोई अच्छा बंदा भी जा सकता है जो कश्मीर को रिप्रेजेंट वहाँ करे, जम्मू कश्मीर की रियल पोजीशन बताए। तो ये ना हो कि जब 370 को उड़ा रहे थे तो आप हंसोगे। वहाँ कौन हंस रहा था? जो हमारे MP साहिबान थे, जैसे कोई पागलों की तरह वहाँ हंस रहे थे। जब अमित शाह जी ने फिर कहा, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि हसनैन मसूदी साहब एक बहुत बड़े वकील रहे हैं तो ये शायद कुछ कहेंगे, लेकिन चलो PDP वालों ने तो कपड़े शपड़े फाड़े, आप तो वो भी नहीं कर सके। अच्छा, क्या अब आप चाहते हैं कि एक अच्छी वॉइस पार्लियामेंट में भी जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक चेंज है। देखिए मैं आपको कहूँ, बदलाव है ज़मीन पे, ज़मीनी सतह पे, चाहे इनको शायद नज़र ना आए, लेकिन लोगों को एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म आज की डेट में जो मैंने देखा है ग्राउंड पे, क्योंकि मैं पूरा ग्राउंड। अच्छा, यू फील कि पीपल वांट चेंज? यस, और अच्छा चेंज चाहते हैं, ईमानदार, जो ईमानदारी, जिसमें वो ना हो कि कोई लेबल ना हो, ये वो है जी, ये है, ये है। लोग चाहते हैं कि अगर उनको अच्छे लोग आगे आए तो यकीनन 100% एक बदलाव आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक जब्बार साहब, आपने कश्मीर क्राउन के साथ बात की। तो नाजरीन, बात कर रहे थे साबिक MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार साहब।
इन्होंने कई एक अहम बातों का खुलासा किया कि तब्दीली अब लोग चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर तब्दीली आ जाए। इन्होंने ख़ानदानी सियासत का भी यहाँ पे जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के हवाले से इन्होंने कहा कि उन्होंने गांदरबल को हमेशा नज़रअंदाज किया इनके मुताबिक, और ये भी कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस में लोग वाकई बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उस नौजवान या आम इंसान को भेजा जाए जो आवाम की बात करेगा, जो दुख दर्द का मदावा करेगा। ये शेख इशफाक जब्बार साहब का कहना था। अगला पड़ाव किसी और पॉलिटिशियंस के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। साबिक अली, मंजूर डार और मोहसिन के साथ मैं शाहिद इमरान। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद।